हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपकी करंट अफेयर्स क्लासेस होती हैं और वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं यूट्यूब चैनल पे। आप हमसे उस पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। डेली करंट अफेयर्स मैगजीन्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप इनको रेगुलर पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस गलत होने का बहुत कम चांस है। ये पूरा विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स इनको ही उनके साथ आपको पढ़ना होता है। और अगर आप डेली लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारी मंथली मैगजीन्स हैं, हमारी फटाफट मैगजीन है जो कि एग्जामिनेशन में क्विक रिवीजन के लिए है। और तो आप हमसे ज्यादा से ज्यादा चैनल पे जुड़िए, क्विज भी आपके लिए आते हैं डेली। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में ट्रिब्यूट दिया गया है गुरु अंगद से देव जी को। और ये जो है ये सेकंड गुरु हैं सिखिज्म के। और इन्होंने जो है वो इन 1504 से 1552 तक रहे। काफी इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया सिखिज्म में। और इन्होंने इन्हीं के अंदर में जो है वो गुरमुखी स्क्रिप्ट डेवलप हुई। साथ ही साथ इन्होंने जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स थी उनको फैलाया लोगों तक। और इन्होंने जो लंगर व्यवस्था होती है, संगत व्यवस्था होती है, उसको और बढ़िया किया, मजबूत किया, प्रमोट किया भाईचारा और इक्वालिटी को। तो इनका कल जयंती था तो उसी मौके पे जो है वो इनको ट्रिब्यूट्स पे किया गया। और तो ऐसे कई बार जैसे गुरुज वगैरह का पहले तो काफी पूछा जाता था, इधर भी उतना नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, जैसे कि मार्टिरम रिमेम्बरेंस डे, ये सब जो शहीदी दिवस वगैरह मनाया जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। और कंफ्यूज करने के लिए दे भी सकते हैं ये लोग। और इसको जो है वो तो ज्योति ज्योत डे मनाया जाता है। इनकी जो एनिवर्सरी होती है उसको ज्योति ज्योत डे कहा जाता है। और इसका मतलब होता है कि जब कोई गुरु जो है वो पास हुआ तो एक अलौकिक प्रकाश निकलता है, उसी उसमें जो है मनाते हैं। तो ये गुरु अंगद देव हैं, सेकंड गुरु ऑफ सिखिज्म। फिर बिहार का जो है वो 114वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ कल। और 1912 को जो है वो बंगाल से अलग होके बिहार बना था एज अ सेपरेट स्टेट। तो इस मौके पे जो है वो काफी सेलिब्रेशन वगैरह हुआ। इस बार का इनका थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। और इसमें जो है वो काफी स्टेट मतलब फंक्शंस हुए, इनॉग्रेट किया काफी सारी चीजों को। और क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो कल होगी इसकी। ठीक है, तो बिहार को ऑफिशियली बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट किया था 22 मार्च 1912 को। और ये एक अलग प्रोविंस बनाया था, इसी दिन को बिहार डे के तौर पे मनाया जाता है। फिर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि ये गोल्ड कॉइन पे इनका वो रहेगा, इमेज रहेगा। और ये अमेरिका के 250th एनिवर्सरी है इनकी। ठीक है, 250वां साल हो जाएगा इनके आजादी को। तो उसी उपलक्ष्य पे इन्होंने कहा है कि हम जो है अपनी फोटो मतलब जो कॉइन्स होंगे उनमें ये इनकी जो है वो इमेज रहेगी। तो इसको लेके एक डिबेट स्टार्ट हो गया है वहां पे। और इनका कहना है कि हमने काफी अच्छा काम किया है तो हमारी इमेज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेके विवाद जो है वो हो रहा है। और इसमें इन्होंने बताया है कि अगर इनका ये पूरा डिजाइन इस पे आता है तो ये सेकंड सिटिंग प्रेसिडेंट होंगे जिनको कि एक कॉइन पे जो है इनको इनका फेस जो है वो रहेगा। ठीक है। और पहले जो थे वो थे कैल्विन कॉलिक 1926 में। इनका जो है वो जब 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था अमेरिका का, तब जो है वो जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ इनका भी जो है वो इमेज वाले कॉइन जो है वो रिलीज किए गए थे। तो ये है, मतलब इनका कहना है कि हमने बहुत बेहतर काम किया है। इवन ये भी कह रहे हैं कि हमको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, हमने इतनी शांति के लिए काम किया है। क्या पूरी दुनिया को परेशान करके टाइम टू टाइम इस तरह का क्लेम जो है वो पूरा करते रहते हैं। तो मतलब 250 इनका ये साल। क्या आता है कि वो नोबेल पीस प्राइज में। हाँ, इनका है कि हमको पीस नोबेल मिल जाए पीस के लिए। अब इतना वॉर कर रखे हैं और पीस के लिए इनको नोबेल चाहिए, वही है। फिर
प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने एक इनका जो टर्म है, पूरा टेन्योर, इन्होंने भी एक इतिहास रचा है। ये एक लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड बन चुके हैं ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द कंट्री। और पवन कुमार चांगलिंग, ये 8,930 दिनों तक सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो इनका रिकॉर्ड था। ठीक है। और इन्होंने मोदी जी ने पूरा 8,931 डेज एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया। और इसमें इनका जो चीफ मिनिस्टर का टाइम पीरियड था, साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड है, उसको दोनों को इंक्लूड करके ये है, तो ये भी एक है। और साथ ही साथ ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जिनका जन्म हुआ। और इन्होंने लगातार 3 जो लोकसभा चुनाव हैं, जैसे कि 2014, 2019 और 2024, इन्होंने जीत जो है वो दर्ज की। इसके पहले इन्होंने काफी टाइम तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो है वो काम किया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये भी याद रखना, क्योंकि अब ये लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो लीडर बन चुके हैं। फिर अभी रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने लॉन्च किया है अर्बन चैलेंज फंड। और ये करीब 4 लाख करोड़ रुपीस का है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ₹1 लाख करोड़ का। और एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट जो कि पड़ेगा फ्रॉम द मार्केट। और इसमें यही है कि जो अर्बन मोबिलिटी को, ठीक है, इन सब चीजों को बेहतर करना, वाटर सैनिटेशन, इन सब व्यवस्था को और अच्छा करना, जो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए ये पूरा फंड जो है वो दिया गया है। तो इसी पे एक आर्टिकल था, इसमें बताया गया है कि जो इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है, ये मास माइग्रेशन से तो है ही, बट जैसे कुछ जो और स्मॉलर जो सेटलमेंट्स हैं, जैसे गुड़गांव, नोएडा, नवी मुंबई, इन सब की बात करें कि यहाँ पे भी लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अर्बन इंस्टीट्यूट जो है वो रेडी नहीं है इतनी ज्यादा हैवी अर्बनाइजेशन को टैकल करने के लिए, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके पास का हार्डली 1% जो है वो जीडीपी का आता है, जो अदर हमारी ब्रिक्स और ईसीडी कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इनको जो है वो फंड वगैरह ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने होंगे। और अगर हम देखें अर्बन एरियाज में, तो जो लो इनकम सेटलमेंट्स हैं, जो स्लम्स हैं, वहां पे काफी जो लोग हैं डिसएडवांटेज पोजीशन में रहते हैं। इन सारी चीजों को रीडेवलप करना चाहिए। ठीक है। और ताकि जो लोग हैं उनका एक पूरा इंटीग्रेशन हो सके। पब्लिक हेल्थ बेहतर करना होगा। जो पूरा सिस्टम है, कोरोना टाइम पे भी देखा गया कि काफी जो है वो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी थी। अब अभी अगर हम देखें तो कल क्लाइमेट जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो फंड्स है इनको बनाया गया है। और इसके थ्रू जो है वो जो सिटीज है उनका और डेवलपमेंट जो है वो होगा। अर्बन में अगर हेल्थ की बात करें, तो पब्लिक हेल्थ एक सीरियस इसमें जो है वो एक चीज है। हेल्थ पे बहुत सारा काम करना है, और अगर इसमें फेल्योर होता है तो काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सैनिटेशन पे वर्क करना है। सैनिटेशन पे अगर हम देखें तो अक्सर जो है वो सुनाई देता है कि गंदा पानी पीने की वजह से, इनएडिक्वेट उसकी वजह से, सफाई की वजह से लोगों की भी डेथ्स भी हुई हैं रिसेंटली। अगर हम देखें, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, सीवेज का वाटर मिल गया था। तो इन सारे जो व्यवस्थाएं हैं, वाटर सैनिटेशन, गवर्नेंस, इनको बेहतर करना होगा। ठीक है। साथ ही साथ अभी जो एक हीट वेव्स है वो बढ़ रही हैं, जैसे अब समर्स आ गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो गर्मी होती है, तो उस स्थिति में भी कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर किया जाए कि लोगों को कम प्रॉब्लम जो है वो हो। और चूंकि अर्बन जो लोकल बॉडीज हैं वो उनमें जो है वो रिसोर्सेस नहीं है उतना बेहतर, तो इसी के लिए जो है गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि अब इस फंड के जरिए जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो विकास कर सके। और तो यही है इसका पूरा। ठीक है। फिर एक आर्टिकल था कंपल्सरी वोटिंग से रिलेटेड। कंपल्सरी वोटिंग को भी लेके काफी डिबेट है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, उसी तरह जो है वो कंपल्सरी वोटिंग पे भी काफी टाइम से जो है होता है। अभी इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होंगे।
जिसमें कि आपका केरला है, वेस्ट बंगाल है, असम है। ठीक है, तो ये इन सब जगहों पे होगा। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही है पोल रिलेटेड मैटर की। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन रेज हुआ है कि क्या जो है वो इलेक्शन में जो वोटिंग है उसको मैंडेटरी करना चाहिए। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आर्टिकल 326 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यह ग्रांट करता है हर सिटीजन को द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, प्रोवाइडेड कि उसका जो उम्र है वो 18 ईयर से ज्यादा को हो और वो किसी तरह से डिसक्वालीफाई ना हुआ हो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या एनी लॉ, या कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे वो जो है वो एक रजिस्टर्ड वोटर ना हो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उस पे। और हमारा सेक्शन 19 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स का 1950 का। इसके तहत 18 इयर्स जो है वो मैंडेटरी है, इससे कम उम्र के लोग जो है वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन 62 है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट का। ये प्रोवाइड करता है द राइट टू वोट टू एवरी पर्सन जिसका भी नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में है कॉन्स्टिट्यूएंसी की उसका। तो इसके पहले जो बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट के अंतर्गत आता है। तो वोटिंग बहुत नेसेसरी है जो डेमोक्रेसी है उसके फंक्शनल रहने के लिए। ठीक है, इसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ना ये किसी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है ना कोई ऐसे लीगल ड्यूटी में है। तो टाइम टू टाइम प्रपोजल दिया जाता है कि इसको डिबेट रहती है इसमें कि क्या वोटिंग को कंपल्सरी कर देना चाहिए। फिर 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो इन्होंने भी बोला था कि मतलब कंपल्सरी करना बहुत इसको बहुत फेवर नहीं किया था। इन्होंने कहा कि बहुत प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगा। और कंपल्सरी वोटिंग से बेहतर होगा कि वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है जो इलेक्शन कमीशन है वो अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाए। ठीक है, लोगों को जागरूक करे कि आपका जो वोट है वो उससे जो है वो काफी इम्पैक्ट पड़ता है पूरा। और इसके अलावा जो लॉ कमीशन थी उन्होंने 2015 में अपनी 255th रिपोर्ट दी थी। इसमें भी इस इश्यू पे जो है वो काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं डेमोक्रेसीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, यहाँ पे कंपल्सरी वोटिंग का प्रोविजन है। लेकिन इंडिया में फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है और बात हो रही है कि क्या ऐसा सिस्टम किया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, यहाँ पे तो फाइन भी लगता है अगर किसी वैलिड रीजन के ना होने पे अगर कोई पर्सन जो है वो वोटिंग नहीं करता है तो। और इसके अलावा पेरू की बात कही है, पेरू के बारे में बताया गया कि यहाँ पे कुछ सर्विसेज डिनाई की जाती हैं जो नॉन वोटर्स होते हैं। बट इंडिया की बात करें तो इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि कंपल्सरी वोटिंग करवाना एक फिजिबल नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। तो जो सॉल्यूशन है मतलब उसमें यही बताया गया है कि अ, यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाइए, टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी वोटिंग क्यों नहीं होती कि माइग्रेशन की वजह से हमारे यहाँ लेबर जो क्लास है वो अपने घरों से दूर दूर जाके लोग रहते हैं। तो उस स्थिति में गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जो अब नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके वोटिंग को फैसिलिटेट करा सकती है, बढ़ा सकता है वोटिंग परसेंटेज। मेथड्स हैं इनको यूज किया जा सकता है। तो देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में इस पे क्या जो है वो आता है इनका रूल। फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, इसमें पाकिस्तान को नंबर 1 रैंकिंग दिया गया है। और यहाँ पे 6% बढ़ा है टेररिज्म रिलेटेड जो पिछले साल जो मृत्यु है यहाँ पे। और अगर हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो ये पब्लिश हुआ कराया गया है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और अगर अभी की बात करें तो टेररिज्म से जो रिलेटेड डेथ है ये हाईएस्ट है पाकिस्तान में 2013 के बाद से। और इसमें ये जो रिपोर्ट है इसमें पूरा असेस किया गया है 163 कंट्रीज को। और इसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान है इसका अफगानिस्तान के साथ भी जो है काफी इस रिलेशन जो है वो खराब चल रहा है, अभी वॉर भी चल रही है इन लोगों की, जिसमें बीच में ईद की वजह से कुछ दिनों का जो है वो ब्रेक लगाया गया है। तो इसकी वजह से भी जो है वो वायलेंस बढ़ा है।
और टेररिज्म रिलेटेड डेथ जो हुई है ये हुई है। और यहाँ पे होस्टेज काफी जो है वो बढ़े हैं, जो है वो इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। और इससे विक्टिम्स का नंबर बढ़ा है। ठीक है, इसमें जफार एक्सप्रेस अटैक की बात की कि कैसे जो है वो 442 इंडिविजुअल को होस्टेज बना लिया गया था। तो इंटरनल सिक्योरिटी काफी खराब है। और ग्लोबली पाकिस्तान जो है वो बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, इनके जो है वो उसमें जो है वो आ गया है। और ये वन ऑफ द 5 नेशंस है जहाँ पे टेररिज्म की वजह से 70% से ज्यादा डेथ्स जो है वो होती हैं। ठीक है, तो इस साल ये टॉप पर पहुंच गए हैं। इनका ये एक अचीवमेंट है पाकिस्तान का। फिर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 60 करोड़ रुपीस सैंक्शन किया है। और इसके तहत 5 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश होंगे अर्बन लोकल बॉडीज में। और ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है कि वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर करना, क्लीन एनर्जी जनरेट करना। और ये जो न्यू प्लांट्स बनेंगे ये राजा महेंद्रवरम, नेल्लोर, गुंटूर और ओंगल में बनेंगे। ठीक है, और इसके अलावा विजयवाड़ा में एक फैसिलिटी है, इसका अपग्रेडेशन का काम जो है वो किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट्स के बनने के लिए CSIR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है हैदराबाद, ये इनको टेक्निकल सपोर्ट वगैरह पूरा प्रोवाइड करेगा। और स्वच्छ आंध्र का जो एक इनका एम है उसके तहत ये काम कर रहे हैं। और स्वच्छ आंध्र कॉरपोरेशन है, ये नोडल एजेंसी रहेगी जो कि सारी प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज को देखेंगी। ठीक है, तो ये है। ये जो गुंटूर विजयवाड़ा ये सारा आंध्र में ही है ना? हाँ, आंध्र प्रदेश में है, वहां के लिए लॉन्च किया गया है। तो अब जैसे इसमें से ये पूछ जैसे मान लो पूछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। या ऐसे भी कर सकता है कि कहाँ पे बन रहे से प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो कभी कभी ये आ तो रहते ही सकते है हैं, इसमें कि रहते कौन से ही हैं। इंस्टीट्यूट आते हैं। हाँ, हाँ। फिर ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस क्या है, ये जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या होती है। जैसे अब LNG, PNG, CBG है ना, तो बायोगैस के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये रेन्यूएबल एनर्जी है सोर्स। ये एनएरोबिक डाइजेशन से बनती है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो म्यूनिसिपल पार्टी का वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, सीवेज होता है, उससे इसको जनरेट किया जाता है। और ये नेचुरल गैस के ही जो है वो इसका सिमिलर होता है केमिकली। और ग्रीन फ्यूल माना जाता है इसको व्हीकल के लिए। और इसका भी इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो जैसे इसमें देखो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें बताया गया है कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन या सतत इनिशिएटिव है। यह इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2018 में। और इसका उद्देश्य था कि कंट्री में 23-24 तक 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है वो एक लीडिंग लेबोरेटरी है जिसपे काम कर रहा है ऐसी प्रोसेसेस को डेवलप करने में, ताकि वेस्ट से ज्यादा एनर्जी को जनरेट किया जा सके। तो इससे जो है वो मतलब इतनी सारी चीजें जो है वो निकल के आती हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर यही वॉर जो पूरा चल रहा है, तो वॉर की वजह से LPG का काफी जो है वो शॉर्टेज है, प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह से बंद है। ईरान ने कल भी कहा है कि जो भी हमारे एलाइज हैं उनके लिए तो ओपन है, बट जो हमारे एनिमी कंट्रीज हैं उनको हम जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना नहीं जाने देंगे। पूरा डिस्रप्शन है, इसकी वजह से कुकिंग सप्लाई में काफी प्रॉब्लम है। तो अभी जो हमारा इंडक्शन है उसका यूजेस काफी बढ़ गया है, उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो इंडक्शन कैसे वर्क करता है उस पे ये एक आर्टिकल निकला था। और इसमें बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल गैस स्टोव होता है इसमें क्या होता है कि एक कंबशन पे यू होता है, ओपन फ्लेम होती है, उससे जो है वो खाना बनता है। जो इंडक्शन कुकटॉप होता है इसमें अलग तरीके से होता है, इसमें पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। जो सरफेस होता है इंडक्शन का वो ग्लास सरफेस होता है। और ये मतलब थोड़ा ठंडा ही रहता है। उसके नीचे जो ग्लास सरफेस होता है उसके नीचे स्मूथ सिरेमिक रहता है, या ग्लास सरफेस के नीचे जो है वो कॉपर वायर वायर का कॉयल की पूरी बाइंडिंग की जाती है। और जब हम ऑन करते हैं स्टोव को
तो ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट होता है, एसी करंट फ्लो करती है और उससे जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड पूरा होता है, फिर उससे जो है हीटिंग होती है और उसी हीटिंग से जो है वो खाना जो है वो बनता है। तो इंडक्शन भी चूंकि काफी अभी न्यूज में है, तो कैसे इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो इंडक्शन है वर्क्स बेस्ट विथ फेरोमैग्नेटिक कुकवेयर, जैसे कि आयरन और सर्टेन स्टील्स के साथ ही ये वर्क करता है। इंडक्शन पे हर बर्तन जो है वो नहीं सही से यूज करता है। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि जैसे आयरन है, इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, तो ये बेहतर तरीके से काम करता है। और एडी करंट जो है ये पास होती हैं। फिर इसमें बताया गया है कि कितना हीट जनरेट होगा ये डिपेंड करता है कि कितनी करंट है, कितना मटेरियल का रेजिस्टेंस है और कितने ड्यूरेशन से ये वर्क कर रहा है। तो अब इसके पे डिपेंडेंसी चूंकि बढ़ी है, अभी तो मार्केट में ये स्थिति हो गई थी कि इंडक्शन जो है वो मिलना बंद हो गए थे काफी, मतलब उसकी भी शॉर्ट है, उसकी भी डिमांड्स काफी बढ़ रही हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म तक ये चलता है तो ये काफी जो है इफेक्टिव उसमें जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने एक्सप्रेस किया है, अपने कंसर्न रेज किए हैं। और इसमें कहा गया है कि जो एक्चुअल प्रोक्योरमेंट होता है गवर्नमेंट का राइस और वीट का, ये काफी जो है वो कमी हो आई है इसमें। और इन्होंने बोला है कि जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे बिहार है, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो एक टारगेट है उससे काफी जो है वो कम ही जो है वो प्रोक्योरमेंट हुआ है, मतलब सरकार ने राइस और वीट को किसानों से लिया है। तो ये रिपोर्ट है ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें कहा गया है कि जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 30% से भी कम परसेंट का प्रोक्योरमेंट जो है वो हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इसको बढ़ाए। और इसमें कहा गया कि जो वीट प्रोक्योरमेंट का जो शॉर्टफॉल रहा है कि एक्चुअल प्रोक्योरमेंट वाज 76.71% ऑफ द एस्टिमेट इन 2023। फिर 2024 में था कि जितना हम खरीद मतलब प्रोक्योर करेंगे उससे 71% किया। फिर 25-26 में 87.29 की बात कही गई। इसी तरह राइस के बारे में भी बताया गया कि काफी जो है वो कम हुआ। ठीक है। और स्टेट्स के नाम बताएं कि यहाँ यहाँ पे जो है वो कम जो है वो लिया है। तो इन्होंने कहा है यूनियन गवर्नमेंट से, फूड मिनिस्ट्री से, कि आप ये जो पूरी आपकी प्रोक्योरमेंट की जो है व्यवस्था, इसको और बेहतर करिए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए, जो गैप है उसमें कमी आई करिए। और उन्होंने सरकार से कहा है कि चीजों को आप ध्यान से जो है वो क्लोजली और मॉनिटर करिए, ऐसे स्टेट्स में जो अपने टारगेट से कम रह रहे हैं, ताकि जो प्रोक्योरमेंट बेहतर हो और जो किसान है उनकी स्थिति और बेहतर हो सके। फिर एग्री फोटोवोल्टेइक्स का क्या रोल हो सकता है और किस प्रकार से इंडिया को एक पुश मिलता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सोलर पुश पे एक आर्टिकल निकला था। और उसमें बताया गया कि जो हमारा 26-27 का बजट है, इसमें जो पीएम कुसुम योजना है इसके लिए जो आउटले है इसको डबल कर दिया गया, लगभग 5,000 करोड़ किया गया। तो ये इसलिए क्या है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ये बहुत एम्फेसिस दे रही है कि जो हमारा सोलर पावर है उसका प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है। और इसमें जो फार्मर्स हैं उनको भी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना और वाटर सिक्योरिटी करना, उनकी इनकम को बेहतर करने के लिए काम हो रहा है। डीकार्बोनाइजेशन पे भी वर्क हो रहा है। हमारा एम है कि हमें 2070 तक जो है वो नेट जीरो इकोनॉमी बननी है। तो जो फार्मिंग सेक्टर है उसको कैसे कार्बोनाइज किया जा सके, तो इसके लिए है। और एग्री फोटोवोल्टेइक्स ये एक प्रोमिनेंट जो है वो उसके तौर पे उभर रहे हैं कि कैसे एक्सपेंशन किया जाए सोलर उसका एग्रीकल्चर लैंड में, और फूड सिक्योरिटी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसमें बताया गया है कि जो एग्री फोटोवोल्टेइक्स है ये इंटीग्रेट करता है सोलर सिस्टम को फार्मिंग के साथ। और इसमें क्या होता है कि एक ही एक लैंड पे जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है। और जो पैनल्स होते हैं उनको एक ऐसी हाइट पे लगाया जाता है जिससे कि जो फार्मिंग का जो फार्मिंग ऑपरेशंस है तो उनमें कोई इफेक्ट ना पड़े। और क्रॉप की जो रोज होती हैं उनमें प्रॉपर स्पेस दिया जाता है, उनको इंटीग्रेट किया जाता है कि इस तरह से कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उनका एमिशन ना हो, ज्यादा मिनिमम हो। तो ग्रीन एनर्जी जनरेट हो और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बेहतर हो। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और इसमें सच बताया गया है कि जो डिजाइन होती है ये क्रॉप और रीजन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है। रो बेस्ड सिस्टम की बात कही गई है कि कैसे जो है वो इसमें जो टू क्रॉप्स हैं इनके बीच जो मतलब देखा जाता है कि कौन सी क्रॉप उगाई जानी है, किस एरिया में उगाई जानी है। उसी के बेसिस पे पूरा जो पैनल वगैरह का काम है ये किया जाता है और माना जा रहा है कि एक बेहतर सिस्टम के तौर पे ये काम करेगा। और केयरफुली अगर हम क्रॉप को सेलेक्ट करके इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी चीजें जो है वो बेहतर होंगी। और इसमें बताया गया है कि जो शेड टॉलरेंट क्रॉप्स है वो बेटर परफॉर्म करती हैं जो पार्शली शेडेड एरिया में। तो वहां पे जो है सोलर पैनल को ऐसे लगाया जा सकता है कि बहुत ज्यादा हीट ना आए। कुछ ऐसे क्रॉप्स होती हैं इनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है, तो उस स्थिति में अलग तरीके से पैनल का प्लेसमेंट जो है वो किया जा सकता है। तो ये एक जो हमारा एक एम्बिशन है और जिसके तहत हमें अपना जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसको और बेहतर करना है, तो उसमें ये प्रमुख भूमिका निभा सकता है। और हमारा जो एम है अभी कि 2030 तक हमको जो सोलर कैपेसिटी है, इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी उसको 300 गीगावाट तक पहुंचाना है। तो उसके लिए ये एक इफेक्टिव वे जो है वो हो सकता है। और तो मतलब ये इसी पे पूरा आर्टिकल है एग्री फोटोवोल्टाइक्स के ऊपर। और इसमें पीएम कुसुम योजना के तहत जो किस पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और पीएम 2.0 इसमें कहा गया है कि एक पूरा नेशनल एग्री फोटोवोल्टेइक्स मिशन प्रपोज किया गया है और इसके लिए 10 गीगावाट का पूरा कंपोनेंट रखा गया है। तो ज्यादा से ज्यादा इस पे वर्क होगा और जो एनर्जी है फार्मिंग के थ्रू उसको भी और बेहतर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि कैसे मतलब पूरी जो खेती होती है वहां पे पूरा पैनल्स वगैरह लगा के मतलब उससे एनर्जी जनरेट किया जाएगा, तो उनसे जो फार्मर्स की नीड है वो भी फुलफिल हो पाएंगे और जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होगी वो अदर सेक्टर्स को दी जा सकेगी। तो उसमें काफी अभी काम होना है, पूरा ग्रिड वगैरह बनाया जा सकता है। मतलब ध्यान ये भी देखना होगा कि लैंड मतलब प्रोडक्टिविटी पे कोई असर ना पड़े, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। फिर भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 ये कंक्लूड हुआ। और इसमें बताया गया कि कैसे जो है वो इंडिया जो है वो ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक लीडर के तौर पे उभर रहा है। और हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है, ठीक है, ये काफी बढ़ गया है। हमने जो है वो 500 गीगावाट का जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जो है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का वो रखा है। और इसका 50% से ज्यादा हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। गवर्नमेंट का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये एक इनिशिएटिव है। इसके तहत इंडिया जो है वो कमिटेड है ग्लोबल एनर्जी कॉर्पोरेशन को लेके। फिर ये समिट अभी दिल्ली में हुआ और इसमें बताया गया कि जो नेक्स्ट समिट होगी 2028 में होगी वो गांधीनगर गुजरात में होगी। ठीक है, तो सरकार मतलब इसमें समिट के दौरान बताया गया मिनिस्ट्री के द्वारा कि इंडिया का जो पावर सेक्टर है ये इसमें काफी ग्रोथ हो रही है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फास्टेस्ट एक्सपेंशन जो है वो हुआ है। ट्रांसमिशन नेटवर्क काफी बेहतर हुआ है, 5 लाख सर्किट किलोमीटर का जो एक्सपेंशन इसमें हुआ है। और माना जा रहा है कि 2030 तक जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो लगभग 30% से ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एआई इनेबल्ड डाटा सेंटर्स इन ये भी जो है वो एक इमर्ज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसमें और नीड होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे को अपनी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना है, उस पे काम जो है वो हो रहा है। और स्टेट्स जो है इन्होंने भी अपना काफी सारे स्टेट्स ने अपना एक पूरा रोड मैप बना लिया है जिसमें गुजरात है, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सब में जो है वो काम हो रहा है। और इसमें जो अर्बन पावर सिस्टम है उसको बेहतर किया जा रहा है, जो रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज उनको बढ़ाया जा रहा है। अब गुजरात की बात करें तो इनका है कि हम जो है वो 2040 तक 190 गीगावाट अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। इसी तरह आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है ये भी क्लीन एनर्जी पे पूरा काम कर रही है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसमें यहाँ पे 6 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है।
फिर महाराष्ट्र में भी जो है वो कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। तो ये भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इंडिया की जो एनर्जी पॉलिसी है, कैसे इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या चीजें, इस पे पूरा जो है वो बात हुई और सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ। फिर काफी सारे अभी वेसल्स जो है वो लगातार आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए, और रशियन जो वेसल था वो भी एक आया है इंडिया में। तो उसमें था कि एक्वा टाइटन, ये रशियन क्रूड ऑयल को लेके कर्नाटका के मंगलुरु पोर्ट पे पहुंचा है। और इसमें अभी यूएस ने जो है वो परमिट किया है सेल ऑफ रशियन क्रूड ऑयल का। तो उसके थ्रू जो है वो इनका भी जो है वो शिपमेंट जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा फाइक्सिस पायनियर ये भी है, एक कार्गो शिप है, इससे एलपीजी आया है। ठीक है, तो मैंगलोर पोर्ट जो है वो कर्नाटका में है। इसके पहले जो है वो नंदा देवी आया था वादीनार पोर्ट पे गुजरात पे। ठीक है, शिवालिक आया था मुंद्रा पोर्ट गुजरात पे। तो ये पोर्ट्स के नेम इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे अभी रिसेंट में सब चल रहा है, तो मे बी वेसल्स के नाम भी जो है वो आ सकते हैं, मतलब जो स्टेट एग्जाम है या जो और छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें, तो ये भी इसको याद रखना है। फिर रीजनल जो तनाव है अभी वो बढ़ ही गया है। ईरान ने जो है वो मिसाइल अटैक किया है, और यूएई में इन्होंने बताया कि हमने 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है वो इंटरसेप्ट किया। ठीक है, और इजरायली जो फोर्सेस हैं इन्होंने भी अपने ग्राउंड और एयर ऑपरेशंस बढ़ा दिए हैं लेबनान में। और ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इन्होंने अनाउंस किया है 74th वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। तो इससे जो है वो जो हैवी मिसाइल्स का जो यूजेस है वो इन्होंने कहा कि हम बढ़ाएंगे, और जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स उनको टारगेट करेंगे। एक सेकेंड, इसमें जो है वो ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो है वो इनका ये ऑपरेशन है। और इन्होंने कहा है कि हम जो है वो और सारे टारगेट्स को इन्होंने कहा है कि हम वो करेंगे। यूएस का इन्होंने कहा कि हम बहरीन पे अटैक करेंगे। इराक में कुर्दिस्तान रीजन पे भी अपना ये अटैक करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने कल इसराइल की दिमोना वहां पे अटैक किया, जो कि जो है वो एक वहां का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। ठीक है, और ये उनकी सिटी ऑफ अराद के पास है। तो इन्होंने कहा है कि हम जो है वो इन्होंने जो हमारे नातान्स न्यूक्लियर इंरिचमेंट फैसिलिटी पे अटैक किया था उसी के रिस्पांस पे ये अटैक जो है वो कर रहे हैं। और इसके अलावा काफी सारे जो लोग हैं उनकी जो है वो मृत्यु हुई है। इसराइल ने भी उसकी पुष्टि की है कि हाँ, मतलब इस अटैक से हमें प्रॉब्लम हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से जो है वो पूरा ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो गया है, एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। ठीक है, और लगा जो एलएनजी है उसमें जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। और उन्होंने कहा है कि अभी जो कंट्री का जो यूरा प्लांट है ये अपने जो हाफ कैपेसिटी पे जो है वो रन कर रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में फर्टिलाइजर्स पे भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इंडिया जो है वो एलएनजी पे काफी डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे। ठीक है, तो अगर इसमें जो है वो होता है तो आगे प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं। और इसमें बताया गया है कि इंडिया ने 2025 में 50% से जो ज्यादा का जो नेचुरल गैस है उसको इंटरनेशनल मार्केट से अपना खरीदा था। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार रहता है तो इससे काफी दिक्कतें हो सकती हैं। और फिर आईएनएस त्रिकंद है, ये इंडियन नेवल शिप त्रिकंड, ये इंडियन नेवी का एक स्टील फ्रिगेट है। और ये पोर्ट विक्टोरिया है से चिलीज में, वहां से जो है डिपार्ट किया है। और ये पूरा एक इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एडिशन ऑफ एक्सरसाइज लेमितिये 2026 वहां पे। और इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और सेचुरीज की जो है वो सेशल्स की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और ये इनका जो है मेडन पार्टिसिपेशन रहा है इस एक्सरसाइज में। और इससे जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो इंटर ऑपरेबिलिटी है और जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है वो बेहतर हुआ है। इंडिया और सेशल्स के बीच में फ्रेंडशिप बेहतर हुआ है। और
लेमेटिए का मतलब होता है फ्रेंडशिप। ये एक क्रियोल लैंग्वेज होती है। तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो हिस्टोरिकल टाइज है उनको जो है वो दिखाता है। और इंडिया का भी विजन है महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो उसको ये दर्शाता है। फिर माइनर प्लैनेट सेंटर इन्होंने अनाउंस किया है कि 15 न्यू मून्स जो हैं वो मिले हैं, और 4 जो है वो अराउंड जुपिटर है, 11 अराउंड सैटर्न है। ठीक है। और ये जो जोवियन मून्स हैं, इनको जो है वो यूएस बेस्ड स्कॉट शिपार्ड और डेविड थॉलन इन्होंने जो है वो किया है। और इसके अलावा एडवर्ड एस्टन की टीम है, इन्होंने सैटर्न के मून्स को जो है वो खोजा है। और जो माइनर प्लैनेट सेंटर है ये वर्ल्ड का प्राइमरी रिपोजिटरी है। तो जितने भी सोलर सिस्टम में जो भी स्मॉल बॉडीज डिटेक्ट की जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं, उनको जो है वो इसी के थ्रू जो है वो दिखाया जाता है। और ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 15 नए मून जो है वो डिस्कवर किए गए हैं, जुपिटर के और सैटर्न के। तो जैसे इस तरह से आ जाए, पूछा भी जा चुका है कई बार कि सैटर्न के कितने मून्स हैं, जुपिटर के कितने मून्स हैं। ठीक है। तो ये है। फिर इंडियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, इसमें अनाहत सिंह ये हैं डिफेंडिंग चैंपियन। तो इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है इंडियन ओपन मुंबई में। और इन्होंने इजिप्ट की जो है वो हाना मुआताज इनको हराया। फिर मेंस सिंगल इवेंट में अभय सिंह इन्होंने चैंपियनशिप जीती। और इन्होंने जो है वो अ, अ, वीर चोतरानी इनको जो है वो हराया है। ठीक है। तो ये स्क्वैश चैंपियनशिप मुंबई में हुआ। फिर सिक्किम ये होस्ट करेगा 49th योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। और ये जो टूर्नामेंट है ये 14 से 21 नवंबर तक चलेगा। और ये इसको जो है वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनके अंतर्गत चलाया जाएगा। इसमें जो टॉप जूनियर प्लेयर्स हैं अक्रॉस द कंट्री वो अपना खेल जो है वो करेंगे। फिर इसके अलावा एक रवांडा की क्रिकेट प्लेयर हैं, और इनका नाम है फैनी युता घुशिमानिंदे। ये यंगेस्ट जो है वो बन चुकी है सेंचुरियन एवर इन वुमेन्स T20 हिस्ट्री। मतलब तो वुमेन्स की जो 20 T20 वर्ल्ड कप, मतलब जो गेम्स होते हैं, तो उसमें इन्होंने काफी कम उम्र में इन्होंने अपना सेंचुरी जो है वो बनाया है। और इन्होंने 15 साल की उम्र में डेब्यू किया। ठीक है। 15 इयर्स और 223 इयर्स की हैं। और इन्होंने जो है वो 96 बनाया, मतलब हाँ इन्होंने अपना 100 जो है वो बनाया। 101 नॉट आउट रही है 65 बॉल्स पे। ठीक है। घाना के अगेंस्ट इनका जो है वो टूर्नामेंट हुआ था। तो ये है सारा। तो आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।